वेरी गुड मॉर्निंग नंदिनी मौर्य। गुड मॉर्निंग फलक। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और भी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं अगर मैसेज पे हो तो उनको बता दीजिए क्लासेस आपकी लाइव हो गई हैं, ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेश्चन होगा आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे। चलिए खैर, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो कि आपका लेसन नंबर 4 है अगर आप लोगों को याद हो तो। और इसको मैंने लास्ट डे स्टार्ट भी किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एटम क्या होता है। बहुत ही कॉन्स्टेंटली सुनिएगा। एटम मैंने आपको बताया था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड एवर टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ पर कि एटम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकता, और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगा। तो एटम इंडिपेंडेंट इसलिए रह सकता क्योंकि हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और उस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ही एटम कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन पे रिएक्शन करता रहता है। और हर एटम अपने ऑक्टेट को यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो जो दो क्वेश्चन पुटअप हुए थे, फर्स्ट कि एटम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकता, दूसरा एटम केमिकल रिएक्शन क्यों करेगा, दोनों के मैंने आपको रिप्लाई दिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटम इंडिपेंडेंट इसलिए रह सकता क्योंकि हर एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, हाइड्रोजन को और हीलियम को छोड़ करके। बाकी सारे एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना ही ऑक्टेट कंप्लीट करना कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एटम केमिकल रिएक्शंस क्यों परफॉर्म करेंगे। तो चूंकि एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है मीन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो एटम्स कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। एटम्स होता कैसे है, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको इस समय स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें आपको एक सेंटर दिख रहा होगा रेड कलर का, और जो सेंटर होता है ऐसे ही एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो आपको सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं, सर्कुलर रिंग्स, इन रिंग्स को हम शेल बोलते हैं, और शेल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। ये बातें लेसन नंबर 3 में हमें बताई गई थी। जे टॉमसन ने बताया था हमको कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रदरफोर्ड ने बताया था प्रोटॉन्स क्या होते हैं, और जेम्स चैडविक ने बताया था कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। और अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने जो गोल्ड फॉयल था, सोने की पन्नी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट करके उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने ही बताया था किसी भी एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक शेल होता है और दूसरा होता है उसके पास न्यूक्लियस। हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। यानी जो एटम होता है उस एटम में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जिन पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, वो क्या है। तो हमें पता है कि एटम्स हैज 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी किसी भी एटम के पास 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना था। हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का, वो निगेटिवली चार्ज होता है, और उसका सिंबल होता है स्मॉल ई, और उस पर हम लोग निगेटिव चार्ज लगाते हैं माइनस। और प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन का सिंबल है पी, ऊपर प्लस। और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे हैव नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन्स टोटली न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल चार्ज्ड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फाइल पर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने ही बताया था कि एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है उसके न्यूक्लियस। बेसिकली जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेल के चारों तरफ रोटेट करते हैं, जो कि शेल न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, शेल में पाए जाएंगे, और वो रिवोल्यूशन करेंगे, सेम वैसे रिवोल्यूशन करेंगे जैसे कोई भी प्लैनेट किसी सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है। और जो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। इस तरह से जो एटम होता है इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका क्या, शेल, और दूसरा पार्ट क्या है उसका न्यूक्लियस।
शेल में क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम पूछें कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो कैसा चार्ज्ड होता है, तो मुझे पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो टोटली पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब वन बाय वन हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नेम से जानते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। हमें पता है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जे टॉमसन ने, और 1897 में उन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई पोटेंशियल इन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज हैं जो निगेटिव से निकल करके, निगेटिव को हम लोग बोलते हैं कैथोड, कैथोड से निकल करके एनोड यानी पॉजिटिव की ओर जा रहे थे। तो ऐसे रेज को उन्होंने निगेटिव रेज कहा। चूंकि निगेटिव को हम लोग कैथोड बोलते हैं, इसलिए उस रेज का नाम कैथोड भी कहा गया। बाद में जे टॉमसन ने उन्होंने इसको नेम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, निगेटिव रेज और कैथोड रेज, ये इलेक्ट्रॉन का नेम हो गया। इसकी डिस्कवरी की थी जे टॉमसन ने 1897 में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटॉन्स की बात करते हैं। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में, जब जलियांवाला बाग मर्डर केस हुआ था। हिस्ट्री की एक बहुत ही नामचीन डेट है ये। तो 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एनोड कहते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स का एक नेम और हो गया एनोड रेज, दूसरा हो गया पॉजिटिव रेज, तीसरा हो गया प्रोटॉन, और फोर्थ रेज हो गया कैनॉल रेज। क्योंकि कैनॉल रेज बहुत पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि जो कैनॉल रेज होते हैं ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। और परफोरेटेड कैथोड, जब अपनी बुक आप देखेंगे उसमें दिखेगा आपको कि जो डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी उसमें एक परफोरेटेड कैथोड लिया गया था, छेददार कैथोड। तो चूंकि जो होल्स होते हैं इनको हम लोग कैनाल्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सुरंग, इसीलिए प्रोटॉन्स का एक मेन नेम है कैनॉल रेज। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट था आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी मिस्टर जेम्स चैडविक ने 1932 में। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, जिससे हीलियम और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो फिलहाल न्यूट्रॉन कैसा, न्यूट्रल इन नेचर, प्रोटॉन कैसा, पॉजिटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन कैसा, निगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के।